Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 26 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके साइंस सब्जेक्ट की है फॉर क्लास 10th। ये भी आपकी चैप्टर नंबर 6 से ली गई है, जैव प्रक्रम। इस वर्कशीट पे हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, जो मनुष्य होते हैं वो ऑक्सीजन उनके लिए अनिवार्य होती है, श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। तो मानव श्वसन तंत्र द्वारा ये वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, वो ऑक्सीजन हर एक भाग में शरीर के जा पाती है और हर एक भाग में जाकर जो हर एक कोशिका होती है उसके अंदर जाके कोशिकीय श्वसन में मदद करती है। असल में जो मानव श्वसन तंत्र है उससे हम सिर्फ सांस लेने का काम करते हैं, मतलब कि सिर्फ गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। ऑक्सीजन हमारे मानव श्वसन तंत्र के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जा रही है। ये काम मानव श्वसन तंत्र का होता है। और जो श्वसन है वो असल में दो भागों में बटेगा, जो कि क्या हो गया, पहले सांस लेना जिसमें सिर्फ गैसों का आदान प्रदान होगा, और दूसरा भाग क्या होगा, कोशिकीय श्वसन, जिसके अंदर जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी, जब मानव पाचन तंत्र से ऑक्सीजन रक्त ले लेता है तो रक्त क्या करेगा, हर एक भाग में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगा। जब वो हर एक भाग में ऑक्सीजन पहुंचा देगा तो हर एक भाग की जो कोशिकाएं हैं वहाँ पे ग्लूकोज का विखंडन होगा। वो ग्लूकोज जो कि मानव पाचन तंत्र द्वारा हमने क्या करा था, अवशोषित करा था, वो ग्लूकोज हर एक कोशिका में पहुँचेगा और वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका विखंडन होगा, वो टूटेगी। जब ग्लूकोज का जो अणु है वो टूटेगा तो क्या होगा, उसमें से ऊर्जा निकलेगी और वही ऊर्जा हमारा शरीर अपने कार्य करने में इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, मानव श्वसन तंत्र को। ये वह अंग प्रणाली है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यहाँ पे स्पेसिफिकली दे रखा है, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना शामिल है। तो मानव पाचन तंत्र सांस लेने का काम करेगा, ब्रीदिंग का काम करेगा, जिसमें हम ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे। अब हम एक एक करके इसके सारे अंग, श्वसन तंत्र के अंग और उसके कार्य पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। सबसे पहले होता क्या है, हम नासा द्वार और मुख गुहा से क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, वायु को अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंदर लेंगे तो ये वायु यहाँ पर ग्रसनी से होते हुए, यहाँ पर जो ये कॉमन स्पेस होता है, ये जो जहाँ से हम जब खाना खाते हैं, जो हमारा गला होता है वहाँ पर का जो भाग होता है उसको ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी से होते हुए स्वर यंत्र जो कि कंठ का हिस्सा है, उससे होते हुए श्वास नली से गुजरता है। अब इस श्वास नली के ऊपर कुछ उपास्थि वलय बने हुए होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं कि ये वहाँ पे दब ना जाए, ये वहाँ पे उसको कोई क्षति ना पहुँच जाए। तो ये श्वास नली की रक्षा करते हैं। फिर बाद में ये श्वास नली दो भागों में बट जाती है, जिसको हम श्वसनी कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो श्वसनियाँ होती हैं, ये और दूसरे छोटे छोटे भागों में बटती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, श्वसनिका कहा जाता है। इन श्वसनिकाओं के आखिर में अंत के अंदर कुछ कुपिकाएं होती हैं, जिसको हम कुपिका कोश भी कहते हैं, और हर एक अंत के ऊपर हजारों कुपिकाएं मौजूद होती हैं। ये आखिर का भाग होता है मानव श्वसन तंत्र का, कुपिका। तो इन कुपिकाओं के अंदर जब ऑक्सीजन आती है तो ये इस कुपिकाओं के अंदर यहाँ पर जो नलिकाएं होती हैं, रुधिर नलिकाएं मौजूद होती हैं। उन रुधिर नलिकाओं के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका के अंदर प्रवेश करती है और ऑक्सीजन रुधिर के अंदर जाती है। तो यही वो सतह होती है जहाँ पर क्या होता है,
गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। कुपिका कोश से ऑक्सीजन रुधिर रक्त के अंदर जाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे शरीर से जो रक्त इकट्ठा करके कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है वो कुपिका कोश के अंदर छोड़ दी जाती है। तो एक मैं आपको एक इसको क्लिप के थ्रू इसको समझाती हूँ बहुत अच्छे से, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वायु एंटर करती है, प्रवेश करती है और किन किन भागों में जाती है। मानव श्वसन तंत्र नासा द्वार और मुख गुहा से शुरू होता है। वायु श्वसन तंत्र में नासा द्वार और मुख गुहा से प्रवेश करती है और ग्रसनी, जो कि मुंह के अंदर का भाग है, उससे होते हुए वायुकंठ में जाती है। वहां से ये श्वास नली से गुजरकर दो श्वसनियों में विभाजित होती है, जो दायां और बायां फुफ्फुस में प्रवेश कर बहुत सारी श्वसनिकाओं में बंटती हैं। हर एक श्वसनिका के अंत में हजारों कुपिका कोश होते हैं। हम एक एक करके श्वास तंत्र के अंग और उसके कार्य पढ़ेंगे। सबसे पहला अंग है नाक। बाहरी नथने का एक जोड़ा होता है। जो बाहरी नाक में क्या होता है, नथने का एक जोड़ा होता है, उसमें छोटे छोटे बालों के रोम नासिका के आंतरिक भाग को ढकते हैं। तो वो जो नाक के अंदर जो नथना होता है उसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, और छोटे छोटे जो ये बाल होते हैं ये बाहरी जितने भी रोगाणु होते हैं, उनसे शरीर की रक्षा करते हैं। जब हम सांस लेते तो सांस के साथ जो भी ऐसे कण होते हैं, रोगाणु होते हैं, तो उनको उन छोटे छोटे बालों के जरिए रोक लिया जाता है। और सांस लेते वक्त हवा और अतिरिक्त आर्द्रता प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, आर्द्रता भी प्रदान करते हैं, नमी प्रदान करते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वायु के अंदर एक गर्मी होती है और जो वायु होती है वो क्या होती है, शुष्क होती है। तो जब वो शुष्क वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो वो क्या करती है, हमारे श्वसन तंत्र को भी क्या कर देगी, सुखा देती है। तो जब वो श्वसन तंत्र को सुखाती है तो उस वक्त ये क्या करते हैं, आर्द्रता प्रदान करते हैं, किसको, मानव श्वसन तंत्र को। अब आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको ग्रसनी और स्वर यंत्र दे रखा है। अब जैसे कि अभी आपने डायग्राम में देखा था, ग्रसनी पहले आता है और स्वर यंत्र बाद में आता है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप ग्रसनी को पहले लिखेंगे और स्वर यंत्र को बाद में लिखेंगे। चलिए ग्रसनी के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। नाक कक्ष ग्रसनी के रूप में एक विस्तृत खोखले स्थान में खुलता है। जो हमारा गले का हिस्सा होता है वो ग्रसनी का हिस्सा कहलाता है, जो हमारा नाक भी और हमारा मुंह भी जो एक कॉमन हिस्से में खुलेगा वो ग्रसनी कहलाती है। ये हवा और भोजन दोनों के लिए एक आम रास्ता है। ये क्या है, हवा और भोजन दोनों के लिए आम रास्ता है। ये खाद्य कणों को वायु नली में प्रवेश होने से रोकने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको क्या करेगा, वायु नली में जाने से रोकेगा और वायु नली में नहीं जाने देगा। उपकंठ एक लोचदार उपास्थि है जो स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच एक स्विच के रूप में कार्य करता है। उसी के साथ में ग्रसनी के ही कंठ के ऊपर एक हिस्सा होता है जिसको उपकंठ कहते हैं। वो क्या करता है, स्विच का काम करता है। जब वायु आती है तो वो खाने की जो नली होती है और ग्रासिका जो होती है वहाँ को, उस रास्ते को बंद कर देता है। और जब भोजन आता है तो वो जो श्वास नली होती है वो उसको बंद कर देता है। ये काम क्या होता है, ये काम उपकंठ का होता है। और ये कहाँ पे उपस्थित होता है, ये ग्रसनी में उपस्थित होता है। इसको भी मैं आपको एक क्लिप के द्वारा समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से ये वायु आई तो ये वायु कहाँ से होके गई है, ये जो फ्लैपिंग स्ट्रक्चर है, ये बीच का ये जो आपको दिख रहा है, मैं दोबारा दिखाती हूँ, ये आपका कहलाता है उपकंठ। ये उपकंठ कहलाता है। जब वायु प्रवेश करती है तो ये उपकंठ खुल जाता है और ये श्वास नली के अंदर
वायु चली जाती है। और जब भोजन, ये देखिए भोजन का जब टुकड़ा आ रहा है, तो जब भोजन एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो ये उपकंठ क्या करेगा, श्वास नली को बंद कर देगा, श्वास नली को बंद कर देगा और वो ग्रासिका के अंदर, जो मानव पाचन तंत्र है उसके अंदर खाना चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से स्विच का काम करता है। जब वायु आती है, जब वायु आएगी तो श्वास नली खुल जाएगी और जब भोजन आएगा तो ये श्वास नली बंद हो जाएगी और ग्रासिका के अंदर खाना चला जाएगा। और ये पूरा हिस्सा आपका जो कहलाता है, ये आपका ग्रसनी कहलाती है। और ये जो फ्लैप बना हुआ है, ये जो एक छोटा सा पोर्शन आगे को निकला हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, उपकंठ कहते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा अंग है वो है स्वर यंत्र। ग्रसनी के बाद स्वर यंत्र आता है जो कि कंठ के हिस्से में होता है। इसे एडम एप्पल या वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज़ निकलती है भी कहा जाता है। ये वह हिस्सा है जो खाद्य कणों को निगलने के दौरान उठता है और गिरता है। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा लड़कों के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, अलग से दिखता है। जब खाना अंदर को खाया जाता है तो वो एक हड्डी सी होती है जो उठती और बैठती दिखाई देती है। उसको वो जो हिस्सा होता है वो आपका क्या कहलाता है, स्वर यंत्र कहलाता है। और यहाँ से होके जो वायु है वो कहाँ जाती है, श्वास नली में जाती है। अब श्वास नली स्वर यंत्र के नीचे से होते हुए, अब श्वास नली स्वर यंत्र के नीचे से होते हुए गर्दन के नीचे तक जाता है। ठीक है, तो श्वास नली कहाँ जाता है, गर्दन के नीचे तक जाती है स्वर यंत्र से होते हुए। वायु नली की दीवार सी आकार की उपास्थि से बनी होती है। सी आकार की, जैसे कि ये आपकी श्वास नली है, ये सी आकार की उपास्थि से बनी होती है। अभी काम क्या करती है सी आकार की उपास्थि, इसका कार्य ये होता है कि ये श्रुति ना पहुँचे किसको, श्वास नली को, जब हम सांस अंदर बाहर लेते हैं। जैसे कि अब हमने जब सांस अंदर ली, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लिया और जब हमने उसको सांस को बाहर छोड़ा तो क्या होगा, एक निर्वात बन जाता है। तो उससे क्या होता है, जब कोई वायु ही नहीं होगी, जब हम वायु को बाहर छोड़ेंगे और हमारे श्वास नली में जब वायु नहीं होगी या वायु की बहुत कमी होगी तो वो पिचकना शुरू कर देगी। तो उसको पिचकने से बचाने के लिए जो सी आकार की उपास्थि होती है वो उसको पिचकने नहीं देती, क्योंकि ये क्या करती है, उसको सख्त रखती है, उसको शक्ति देती है, सख्त रखती है, जिससे वो पिचक ना पाए। जैसे कि अगर आप ये समझ लें कि जो श्वास नली है वो एक बॉटल है और उस बॉटल को आपने मुंह पे लगा के अपने उसकी जो वायु अपने अंदर सक करी, ठीक है, उसको सक करा, तो आप देखेंगे जो बॉटल है वो पिचक जाती है। उसकी वायु, जब आप उसकी वायु को खींच लेंगे तो वो बॉटल पिचक जाएगी। उसी तरह से जब वायु हमारे जो मानव श्वसन तंत्र है उससे बाहर जाती है तो श्वास नली के अंदर एक निर्वात पैदा होता है। तो उससे क्या होता है, जो श्वास नली है उसके पिचकने का डर होता है, उसको उस श्रुति से बचाने के लिए जो सी आकार की उपास्थि होती है वो मदद करती है और उसको वो पिचकने नहीं देती। तो इसे पिचकने से बचाती है, तो इसलिए ये इसको श्रुति से बचाती है। अगला आप देखेंगे श्वसनी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब श्वास नली आपके कंठ से नीचे उतरते हुए जाती है गले से, तो ये श्वसनी के अंदर दो श्वसनियों के अंदर बंटती है। तो श्वास नली दो नलियों में विभाजित होती है जिन्हें श्वसनी कहा जाता है। तो ये दो नलियों में विभाजित होगी जिसे श्वसनी कहा जाता है, जो प्रत्येक फेफड़ों में, मतलब के सीधे हाथ के और उल्टे हाथ के फेफड़ों में बट जाती है, प्रवेश करती है। श्वसनी द्वितीय एवं तृतीयक श्रेणी और बाद में श्वसनिकाओं में विभाजित होती है। तो ये बाद में भी बहुत सारी छोटी बहुत सारी किस्में श्वसनिकाओं में विभाजित होगी, बटेगी। और हर एक श्वसनिका जो आखिर में, जो ऐसे मैंने आपको बताया था,
एक आगे कुपिका होती है। कुपिका में हर एक श्वसनिका के अंत में बहुत सारी हजारों कुपिकाएं होती हैं जहां पर ऑक्सीजन आखिर में पहुंचती है और रुधिर को, जो रक्त होता है, उसको दे दी जाती है और रुधिर से, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। अब यहाँ पर आपको कुपिका दिखा रखा है। नेक्स्ट आपका अंग है कुपिका। तो कुपिका पतली दीवारों और एकल सेल से बनी गुब्बारे जैसी सूक्ष्म संरचना है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये गुब्बारे जैसी, ये एकल सेल की बनी, एकल कोशिका की बनी और फूली हुई संरचना है, जिसमें क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन आएगी और यहाँ पर क्या होता है, रुधिर नलिकाएं होती है, कोशिकाएं नलिकाएं होती हैं जो कि क्या करेंगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देंगी और ऑक्सीजन जो रक्त है वो ले लेगा। ठीक है, तो इनका महत्वपूर्ण काम होता है ऑक्सीजन को देने में और रक्त को ऑक्सीजन देने में और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में। तो ये सूक्ष्म संरचना है जो वायु से भरी रहती हैं। ये हमेशा किससे, वायु से भरी रहती हैं। अगला, ये जो फेफड़े हैं, अब आप यहाँ पे देखिए, ये पूरा का जो पूरा अंग है, ये पूरा फेफड़े कहलाते हैं। ये पूरा, जिसके अंदर आपकी श्वास नली और श्वसनी और श्वसनिकाएं ये आती हैं। ठीक है, ये पूरा फेफड़े कहलाते हैं। तो फेफड़ों का असल में काम क्या होता है, तो मनुष्यों में श्वसन के मुख्य केंद्र जो कहलाता है वो फेफड़े कहलाते हैं। ये छाती की वशीय गुहा में रीढ़ की हड्डी के पास और हृदय के दोनों ओर स्थिर होते हैं। तो एक तरह से हृदय कहाँ होगा, हृदय कहाँ होता है, इसके बीच में हृदय मौजूद होता है। ठीक है, और उसके दाएं और बाएं फेफड़े मौजूद होते हैं। ये बड़े और स्पॉन्जी अंगों का एक जोड़ा है, बड़े और स्पॉन्जी अंगों का जोड़ा है जो मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच गैसों के आदान प्रदान में शामिल है। इसी के जरिए क्या होता है, आदान प्रदान गैसों का होता है। बाएं फेफड़े की तुलना, मतलब कि जो आपका बाएं तरफ पे फेफड़ा होता है उसकी तुलना दाएं फेफड़ा काफ़ी बड़ा होता है। तो दायां फेफड़ा क्या होता है, उससे बाएं फेफड़े से बड़ा होता है और भारी भी होता है। इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय क्या होता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, वह हम पूरी वायु अंदर लेते हैं जिसमें से हम ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। तो वशीय गुहा, जो हमारा वशीय गुहा है वो फैलता है। जो आपने छाती देखी है वो क्या होती है, वो ऊपर की तरफ उठेगी और वो फैलेगी। और सांस छोड़ते वक्त वशीय गुहा क्या होगा, सिकुड़ेगा और वो वशीय गुहा सिकुड़ती है। तो अगर आप 1 मिनट के लिए अपनी सांस को अंदर लीजिए तो आप देखेंगे जो वशीय गुहा है वो आपका फैलेगा और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे तो वो सिकुड़ के नीचे चला जाएगा। वैसे ही जो पसलियां हैं, जैसे ही आपने सांस ली, दोबारा आप सांस लेके देखिए तो पसलियां क्या होंगी, ऊपर की तरफ मूव करेंगी, ऊपर आएंगी और फिर एकदम से जब आप सांस छोड़ेंगे तो पसलियां नीचे की ओर चली जाएंगी। अब डायफ्राम नामक एक आकार की एक पतली चपटी झिल्ली होती है जो कि चपटी हो जाती है, सपाट हो जाती है। कब, जब हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये सपाट हो जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये गुंबद की तरह ऊपर उठ जाती है। मैं यहाँ आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायफ्राम की जो झिल्ली होती है वो किस प्रकार मदद करती है वशीय गुहा को फैलाने में और उसको सुकेड़ने में। यहाँ पे देखिए आप, जब हमने सांस अंदर ली है तो क्या हुआ है, यहाँ पर दोबारा देखिएगा, ये सांस छोड़ी गई है तो डायफ्राम जो है वो बड़ा हुआ है और सांस ये अंदर ली है, डायफ्राम चपटा होता जा रहा है और नीचे हो गया और ये जो आपका वशीय गुहा है ये भी बड़ा हो गया। जब सांस हमने अंदर ली है, देखिए तो ये डायफ्राम चपटा हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है, सपाट हुआ है और वशीय गुहा बढ़ गया। जब सांस ऊपर की तरफ गई है तो ये क्या हुआ है, जो वशीय गुहा है वो छोटा हुआ है और ये
गुंबद की तरह, ये देखिए, ये गुंबद की तरह उठ गया है। जो डायफ्राम है वो गुंबद की तरह उठ गया है जब हमने सांस छोड़ी है तो। ठीक, इसको दोबारा देखिए। अब ये सांस जब अंदर आएगी तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये चपटा हो जाएगा, और जब सांस हम छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ डायफ्राम जाएगा और गुंबद की शक्ल ले लेगा। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, श्वास करते हैं तो डायफ्राम बहुत ज़्यादा मदद करता है किसमें, वशीय गुहा को बड़ा करने में जब हम सांस अंदर लेते हैं, और वशीय गुहा को सुकेड़ने में जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फेफड़ों का आयतन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, और हवा फेफड़ों से प्रवेश करती है, और हवा क्या करेगी, फेफड़ों के अंदर प्रवेश करेगी। और जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर को तो आयतन कम हो जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। हवा क्या होगी, फेफड़ों से बाहर चली जाएगी। चलिए, होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम प्रश्न उत्तर इसके देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कुपिका का क्या कार्य है। जो कुपिका कोश होते हैं, ये जो कुपिकाएं बनी हुई थी, इनका कार्य बताना है। तो आपको पता ही है, ये यहाँ पर जब ऑक्सीजन आएगी तो ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन रुधिर को दे दी जाएगी, और जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका कोश के अंदर आ जाएगी। तो मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। तो देखिए, वायु कोष्ठकों जो कि आपके क्या हैं, कुपिकाएं हैं, कि चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल उपस्थित रहता है। तो उसको किसने घेर रखा होता है, रक्त कोशिकाओं के जाल ने घेर रखा होता है। इस समय की वायु ऑक्सीजन महीन शिरा कोशिकाओं, वीनस कैपिलरीज, जो बहुत छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं, तो उन केशिकाओं का जाल जो होता है उस पर घिरा होता है कि दीवार से होकर, तो ऑक्सीजन क्या करती है, इनकी दीवार से होकर इनके रुधिर में पहुंच जाती है, तो रक्त में पहुंच जाती है। बदले में रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड केशिकाओं से निकाली गई वायु की दीवार से बाहर निकलकर बाहर जाने वाली वायु से मिल जाती है। तो जो कुपिकाएं होती हैं, वहाँ से कुपिकाओं के ऊपर पूरा का पूरा जाल बुना होता है केशिकाओं का, जो कि छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं रुधिर की, उनका जाल बुना हुआ होता है। तो उन रुधिर की नलिकाओं से क्या होता है, केशिकाओं से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका कोश के अंदर आ जाती है, और कुपिका कोश से ऑक्सीजन उन रुधिर केशिकाओं में, मतलब कि पतली पतली नलियों में चली जाती है। तो ये गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण द्वारा होता है। तो इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, जो गैसें हैं उनका आदान प्रदान मानव श्वसन तंत्र में कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गैसीय विनिमय किस स्थान पर होता है। अभी आपने पढ़ा था गैसीय विनिमय किस में होगा, कुपिका के अंदर, गैसीय विनिमय कुपिका के अंदर, और किसमें, जो कि रुधिर केशिकाएं होती हैं उनके बीच में गैसीय विनिमय होता है। सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करो। ये आपको अंतर दे रखा है, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच अंतर, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको ऑलरेडी चित्र बहुत अच्छा यहाँ पर दे रखा है, तो आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान अपने उदर, जो हमारा पेट होता है, उसकी गति को ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए। आपके अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट जो बाहर की तरफ गति करता है और अंदर की तरफ गति करता है, और जब आप सांस लेंगे, सांस लेके देखिए तो जो पेट है, उदर है, वो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा जब आप सांस लेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, मनुष्य बैली ब्रीथर्स कहलाते हैं, कि मतलब कि ये अपने पेट से सांस लेते हैं, उधर से सांस लेते हैं,
और आपके पेट के ठीक ऊपर श्वसन प्रक्रिया में एक प्रमुख मांसपेशी है डायफ्राम। डायफ्राम आपको पता है, पेट के जस्ट ऊपर डायफ्राम होता है और ये सांस लेना नाक से शुरू होता है और फिर पेट में जाता है। तो हम सांस से जो नाक है उससे सांस लेते हैं जो पेट तक जाता है। जैसे कि आपके डायफ्राम सिकुड़ता है, जैसे ही डायफ्राम सिकुड़ता है तो पेट फैलता है। पेट क्या होता है, क्योंकि वो डायफ्राम से क्या होता है, जुड़ा ही होता है, तो वो फैलता है और आपके फेफड़े हवा से भर जाते हैं। और फेफड़े क्या होते हैं, हवा से भर जाते हैं। ये सांस लेने का सबसे प्रभावी तरीका है। सबसे प्रभावी तरीका सांस लेने का यही होता है, क्योंकि ये फेफड़ों पर खींचता है, फेफड़ों पर एक खिंचाव पैदा करता है। तो जो छाती होती है उसमें नकारात्मक दबाव बनता है। जब ये फेफड़ों को खींचता है तो छाती में एक नकारात्मक दबाव बनेगा। उसके फलस्वरूप क्या होगा, फेफड़ों से हवा का प्रभाव अंदर की ओर आएगा। मतलब कि फेफड़ों में हवा का प्रभाव होता है, जो वायु है वो फेफड़ों में एकदम से क्या करेगी, प्रवेश करेगी, जब वहाँ पे नकारात्मक दबाव डाला जाएगा। और वो कब बनेगा, जब हम उसको उदर से हम सांस लेते हैं, जब उदर जो है उसको फेफड़ों को खींचने का काम करता है सांस लेते दौरान। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपके मानव श्वसन तंत्र का जो डायग्राम दे रखा है, और इसमें एक एक भाग को अच्छी तरह से लिखकर, उसके कार्य लिखकर अपनी कॉपी में याद कीजिएगा। होपफुली यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।